नितेश अपनी माँ की समाधि पर पहुंच चुका था और अब वो अपनी माँ से क्या बात करने वाला था जानेंगे आज के एपिसोड में। दोस्तों, स्वागत है आपका अंडर कवर अमीरजादा कहानी के एपिसोड नंबर 16 में। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना और बताना कि कैसी लग रही है हमारी कहानी। जल्दी ही हमारी नई कहानी भी शुरू होने वाली है। दोस्तों, वीडियो को लगातार शेयर करते रहें, अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहें और लाइक जरूर करते रहें। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 16, अंडर कवर अमीरजादा। नितेश ने रोते हुए उस परछाई से बात करनी शुरू करके कहा, मुझे माफ कर देना माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ माँ। मैं 15 सालों तक उस शैतान को अपना बाप मानता रहा जिसने तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारा। मैं उस राकेश अग्रवाल के साथ बैठकर खाना खाता रहा जिसने तुम्हें खाने में तुम्हारे जहर मिलाया। मैं कितना अंधा था माँ, मैं तुम्हारा कातिल नहीं ढूंढ पाया। नितेश ने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा लिया। उसका पूरा शरीर दर्द से कांप रहा था। नितेश को अपने ही ख्यालों में अपनी माँ की वो मीठी और ममता भरी आवाज सुनाई दी। उन्होंने कहा, रो मत मेरे बच्चे, रो मत। तूने कोई गुनाह नहीं किया है, तू तो नादान था। तभी नितेश ने पत्थर पर मुक्का मारकर चीख कर कहा, मैं नादान नहीं था माँ, मैं अंधा था। लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई है माँ। मुझे सब पता चल गया है। मुझे पता चल गया है कि उस राकेश अग्रवाल और दिनेश आहूजा ने मिलकर तुम्हारी जान ली थी। उन्होंने तुम्हें उस दर्दनाक बीमारी के हवाले कर दिया ताकि वो तुम्हारी इस कंपनी को हड़प सकें। ये कहते हुए नितेश ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में आंसू अब सूख चुके थे और उनकी जगह एक ऐसी खौफनाक बर्फीली आग ने ले ली थी जो किसी भी दुनिया को राख कर सकती थी। नितेश ने उस अपनी हाथ समाधि के पत्थर पर मजबूती से रखकर कहा, माँ, आज मैं तुम्हारे इस पवित्र मंदिर में बैठकर कसम खाता हूँ, जिन लोगों ने तुम्हारे शरीर में वो जहर उतारा था, जिन लोगों ने तुम्हारे बाल नोचे थे, तुम्हें दर्द से रुलाया था, मैं उन दोनों को इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। तभी हवा और भी तेज हो गई। पेड़ों की सरसराहट किसी तूफान की आहट दे रही थी। नितेश ने अपनी माँ की उस परछाई से अपनी पूरी खौफनाक साजिश का इजहार करके कहा, माँ, मैंने खेल शुरू कर दिया। मैंने उस दिनेश आहूजा की शराब में वही जहर, वही मौत मिलवानी शुरू कर दी है जो उसने तुम्हारे लिए बनाई थी। वह हर रोज अपनी मौत को घूट घूट कर पी रहा है। बहुत जल्द, बहुत जल्द उसके शरीर की हड्डियां गलने लगेंगी, उसके बाल झड़ जाएंगे। वो अपनी बेशुमार दौलत के बिस्तर पर पड़ा पड़ा सड़ेगा माँ। वो मौत की भीख मांगेगा, लेकिन मैं उसे मरने नहीं दूंगा। मैं चाहता हूं कि वो अपनी बेटी साक्षी की आंखों के सामने तड़प तड़प कर खत्म हो। नितेश की आवाज में अब एक ऐसा पागलपन था जो किसी इंसान को डरा दे। उसने अपने दांत पीस कर कहा, और और वो राकेश अग्रवाल, उस आदमी को तो मैं दौलत और भरोसे की सबसे ऊंची इमारत से नीचे फेंकूंगा माँ। मैं उसके इतने करीब जा रहा हूँ। मैं उसका सबसे वफादार बेटा बन रहा हूँ। मैं उसे एहसास दिलाऊंगा कि निकेश अग्रवाल के उसके बिना वो कुछ भी नहीं है। मैं उसे अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा राजा बनाऊंगा और फिर जब उसे लगेगा कि वो इस दुनिया का भगवान बन चुका है, तब मैं उसके पैरों तले से वो जमीन खींच लूंगा। मैं उसकी पूरी इज्जत, उसकी पूरी दौलत, उसका पूरा वजूद सड़कों पर नीलाम कर दूंगा। वो इंसान सड़कों पर पागल कुत्तों की तरह भीख मांगेगा। उसका कोई उसे कोई रोटी का टुकड़ा भी नहीं देगा। ये कहते हुए नितेश ने एक बहुत ही गहरी सांस ली। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। उसने अपनी कड़क आवाज में कहा, मैं तुम्हारे हर एक आंसू का, तुम्हारे एक दर्द का हिसाब लूंगा। ये नितेश अग्रवाल का तुमसे वादा है। तभी अचानक नितेश के दिमाग में वो सवाल गूंजा
उसकी माँ की परछाई ने जैसे ही वो सवाल पूछ लिया कि जिससे वो भाग रहा था, उन्होंने नितेश से पूछा, और अनिका? अनिका का क्या कसूर है नितेश? दीनानाथ मेहता तो बेगुनाह निकला ना। फिर तो अनिका के साथ ये फरेब क्यों कर रहा है? तू उसे उस झूठ के महल में क्यों कैद किए हुए है? अनिका का नाम सुनते ही नितेश के चेहरे की वो दरिंदगी एक पल के लिए गायब हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी, बहुत ही गहरा दर्द छा गया। नितेश ने बहुत ही धीमी और कांपती हुई आवाज में कहा, अनिका, अनिका मेरा प्यार है माँ। वो मेरी दीवानगी है। मैं जानता हूं कि दीनानाथ मेहता बेगुनाह है। मैं जानता हूं कि मैंने अनिका के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। मैंने उसके लिए एक ऐसा नकाब पहना है जो असल में इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन माँ, मैं क्या करूं? मैं अनिका के बिना तो जिंदा नहीं रह सकता। यह कहते हुए नितेश वापस अपने घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। उसने रोते हुए आगे कहा, माँ, अनिका उसूलों की बहुत पक्की है। वो अंडरवर्ल्ड और क्रिमिनल्स से सख्त नफरत करती है। अगर मैंने उसे अपना सच बता दिया, अगर उसे पता चल गया कि उसका सिद्धू कोई और नहीं बल्कि इस शहर का सबसे बड़ा डॉन नितेश अग्रवाल है, तो वो टूट जाएगी माँ। वो मुझसे नफरत करने लगेगी। वो शायद अपनी जान दे दे। मैं उसकी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकता माँ। मैं उसे खो नहीं सकता। ये कहते हुए नितेश ने अपने दोनों हाथों से समाधि के पत्थर को कसकर पकड़ लिया और आगे कहा, मैं अनिका को कभी अपना सच नहीं बताऊंगा माँ, कभी नहीं। मैं अपनी पूरी जिंदगी, ये दोहरी जिंदगी जीने के लिए तैयार हूँ। मैं दिन में सिद्धू बनकर उसके बर्तन मांजने को तैयार हूँ। मैं उसे दुनिया की हर खुशी दूंगा। मैं उसे रानी बनाकर रखूंगा। लेकिन मैं ये उसे कभी नहीं पता चलने दूंगा कि उसका पति एक कातिल और एक शैतान है। ये मेरी मोहब्बत इस झूठ की दीवार के पीछे ही महफूज रहेगी माँ। यह कहते हुए नितेश ने उस समाधि पर अपना सिर टिकाए रखा। घंटों तक वो बैठा रहा, उस खामोशी में, उस धुएं में और अपने मन के सारे तूफान में। अपना सारा दर्द, अपनी खौफनाक साजिशें अपनी माँ के सामने उगल कर रख दी। जब नितेश वहां से खड़ा हुआ तो उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। उसकी आंखें बिल्कुल शांत थी, लेकिन उस शांति के पीछे मौत का बवंडर छिपा था, जो बहुत जल्द पूरे शहर को अपनी लपेट में लेने वाला था। नितेश ने अपनी गाड़ी की तरफ मुड़कर आगे कहा, अब कोई वापसी का रास्ता नहीं है। इसके बाद नितेश अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठा और वापस अपने सेफ हाउस पहुंचा। वहां से उसने वो सिद्धू वाले कपड़े पहने और एक ऑटो में बैठकर मेहता हाउस की तरफ निकल पड़ा। मेहता हाउस पहुंचते ही उसने देखा अनिका बहुत ही बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। हमेशा की तरह अनिका भागकर उसके पास आई। उसने देखा कि नितेश की आंखें लाल है और चेहरा उतरा हुआ है। तभी अनिका ने बहुत ही प्यार से नितेश का चेहरा अपने हाथों में लेकर पूछा, तुम रो रहे थे ना सिद्धू? तुम्हें आंटी की बहुत याद आई ना? उसकी ये बात सुनकर आगे से नितेश ने बहुत ही मासूमियत से हाँ में सिर हिलाया और अनिका को अपने सीने से लगाकर कहा, हाँ अनिका, बहुत याद आई। लेकिन जब मैंने माँ को बताया कि मेरी जिंदगी में तुम आ गई हो, तो मुझे लगा जैसे माँ ने मुझे आशीर्वाद दे दिया हो। अब मुझे कोई दुख नहीं है। नितेश ने अपनी वो झूठी लेकिन बहुत ही प्यारी कहानी सुनाई। उसकी ये बात सुनकर आगे से अनिका ने भी नितेश को बहुत ही कसकर गले लगा लिया। उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं सिद्धू, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। ऐसे ही समय निकल रहा था। तभी उधर राकेश अग्रवाल के अग्रवाल पैलेस में राकेश बहुत ही खुश लग रहा था।
उसे लग रहा था कि उसका बेटा नितेश अब पूरी तरह से उसकी मुट्ठी में है और वो मिलकर पूरा एम्पायर संभालेंगे। तभी नितेश अपनी असली रूप में सूट बूट पहने महल के अंदर दाखिल हुआ। राकेश अग्रवाल ने अपना गिलास हवा में उठाकर कहा, आ गया मेरा शेर। नितेश बेटा, मैंने दिनेश आहूजा से बात कर ली है। वो जल्द कंपनी के नए प्रोजेक्ट में और पैसे लगाने वाले हैं। उसकी ये बात सुनकर आगे से नितेश बहुत ही इत्मीनान से चलकर राकेश अग्रवाल के पास आया। उसके चेहरे पर एक बहुत ही चार्मिंग और आज्ञाकारी बेटे वाली मुस्कान थी। नितेश ने सोफे पर बैठकर कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है डैड। मैंने भी सोचा है कि अब मैं आपके साथ मिलकर कंपनी के सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट संभालूंगा। लेकिन डैड, तभी राकेश ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है? आगे से नितेश ने अपनी आंखों में बहुत ही शातिर और भरोसेमंद चमक लाकर कहा, डैड, मुझे लगता है कि हमें अब अंडरवर्ल्ड के उन छोटे मोटे गैंग्स का सफाया कर देना चाहिए जो हमारे राइवल बन रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी उस दुनिया में भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूं। मुझे अपने साथ शामिल कर लीजिए डैड। मुझे आपके अब तजुर्बे और आपकी ताकत की जरूरत है। उसके यह बात सुनकर राकेश अग्रवाल खुशी से पागल हो गया। वो हमेशा से यही तो चाहता था कि नितेश उसके काले धंधों में उसका हाथ बटाए। इसलिए उसने मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल मेरे बेटे, ये हुई ना बात। आज से मेरा पूरा एम्पायर, मेरे सारे आदमी, मेरी सारी दौलत, सब कुछ तेरे इशारे पर चलेगी। हम दोनों बाप बेटे मिलकर इस शहर पर राज करेंगे। राकेश ने नितेश को गले लगा लिया। आगे से नितेश ने अपने बाप को गले लगाकर उसकी पीठ के पीछे एक ऐसी खौफनाक और शैतानी मुस्कान दी जो किसी भी पिशाच को डरा दे। नितेश ने अपने मन में बहुत ही खामोशी से कहा, राज तो मैं ही करूंगा डैड, लेकिन तुम राज करने के लिए नहीं, बल्कि मेरे बिछाए हुए उस जाल में तड़पने के लिए तैयार रहना, जहां से तुम्हारी मौत का सफर शुरू होता है। नितेश अग्रवाल का दूसरा जाल, वो खौफनाक चक्रव्यूह, अब पूरी तरह से राकेश अग्रवाल के इर्द गिर्द बुना जा चुका था। राकेश अग्रवाल एक मकड़ी के जाले में फंसी उस मक्खी की तरह था जो अपनी आजादी और ताकत का जश्न मना रही थी। लेकिन उसे पता नहीं था कि बहुत जल्द वो मकड़ी उसका पूरा खून पीने वाली है। इंतकाम की ये खूनी शतरंज अब पूरी तरह से नितेश अग्रवाल के कंट्रोल में थी। हर मोहरा उसकी मर्जी से चल रहा था। लेकिन तकदीर के पास अभी भी कुछ ऐसे पत्ते बाकी थे जो नितेश के इस परफेक्ट खेल में एक ऐसा भूचाल लाने वाले थे जिसकी कल्पना खुद उस अंडरवर्ल्ड डॉन ने भी नहीं की थी। समय अपनी तेज रफ्तार से भाग रहा था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। नितेश अग्रवाल की जिंदगी अब एक ऐसे खौफनाक और खुफिया पेंडुलम की तरह हो गई जो दिन के उजाले में मेहता हाउस की सादगी, प्यार और उसूलों के बीच झूलता, और रात के अंधेरे में अंडरवर्ल्ड की खूनी साजिश, कॉरपोरेट की गंदी राजनीति और इंतकाम की भभकती हुई आग में गोते लगाता था। दिनेश आहूजा का वो आलीशान महल, जो कभी उसकी ताकत और उसकी दौलत का सबसे बड़ा प्रतीक था, अब धीरे धीरे उसके लिए एक जिंदा कब्र में तब्दील हो रहा था। रात के 10:30 बज रहे थे। आहूजा अपने शानदार स्टडी रूम में एक बहुत ही महंगी और विंटेज लेदर की कुर्सी पर बैठा था। कमरे में सिर्फ एक बहुत ही मध्यम सी लैंप की पीली रोशनी थी। आहूजा के चेहरे पर आज वो पुराना गुरूर, वो
कॉर्पोरेट शार्क वाली चमक नहीं थी। उसकी आंखें अंदर की तरफ धंसने लगी थी। उसके चेहरे की त्वचा पीली और बेजान पड़ने लगी थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे उसके शरीर की सारी शक्ति कोई अदृश्य जोंक चूस रही हो। आहूजा ने अपनी भारी लेकिन कमजोर हो चुकी आवाज में चिल्लाकर अपने नए बारटेंडर, जो असल में नितेश का भेजा हुआ खूंखार मोहरा भैरव था, उसने आवाज देकर कहा, रघु, कहां मर गया तू? मेरी स्कोच लेकर आ। कुछ सेकंड में भैरव बहुत ही अदब से चांदी की एक बड़ी सी ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुआ। उसने ट्रे को मेज पर रखा, चालाकी से आहूजा के गिरते हुए स्वास्थ्य को नापा। भैरव ने मन ही मन सोचा, जहर अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहा है। भैरव ने स्कॉच की बोतल खोली, उसमें गिलास में सिर्फ 2 बर्फ के टुकड़े डाले और फिर जैसे वो रोज करता आ रहा था, उसने आहूजा की नजरों से बचाकर अपने आस्तीन में छुपी हुई छोटी सी शीशे की वो बोतल से 2 बूंद थैलियम गिलास में टपका दिया। जहर की बूंदें शराब में ऐसे घुली जैसे पानी में पानी। तभी भैरव ने गिलास आहूजा के कांपते हुए हाथों में थमा कर कहा, लीजिए साहब। आगे से आहूजा ने गिलास को अपने होठों से लगाया और एक ही घूंट में वो मौत का प्याला अपने हलक के नीचे उतार लिया। जैसे ही शराब उसके गले से नीचे उतरी, उसे एक अजीब सी जलन और सीने में भारीपन सा महसूस हुआ। आहूजा ने जोर जोर से खांसना शुरू कर दिया। खांसते खांसते आहूजा के हाथ से गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया। उसने अपनी छाती को कसकर पकड़ लिया। तभी भैरव ने बहुत ही झूठी फिक्र दिखाकर आगे बढ़कर आहूजा को संभालने का नाटक करके कहा, साहब, साहब क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है? तभी आगे से आहूजा ने हाफ कर अपना पसीना पोंछ कर कहा, कुछ कुछ नहीं रघु, पता नहीं कुछ दिनों से सीने में दर्द रहता है और शरीर में जैसे जान नहीं बची। मेरे जोड़ों का दर्द ऐसा होता है जैसे कोई हथौड़े मार रहा हो। डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पा रहे। सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं। तब स्टडी रूम का दरवाजा खुला और साक्षी आहूजा अंदर आई। साक्षी ने अपने पिता की यह हालत देखी तो दौड़कर उनके पास आई। साक्षी ने बहुत ही घबराहट और फिक्र से पूछा, डैड, आपको क्या हुआ है? आप फिर से खांस रहे हैं। डैड, आपकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। देखिए, आपके बाल भी कितने ज्यादा झड़ने लगे हैं। आप बहुत कमजोर हो गए डैड। मैंने कल ही अमेरिका के सबसे बड़े डॉक्टर्स की टीम को आपका ब्लड सैंपल भेजा है। हम आपको ऐसे बीमार नहीं देख सकते डैड। उसकी ये बात सुनकर आगे से आहूजा ने कांपते हुए हाथों से अपनी बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा, कुछ नहीं हुआ मेरी बच्ची, बस काम का स्ट्रेस है। खन्ना और सिंघानिया के जाने के बाद कंपनी का सारा भार मुझ पर और राकेश पर आ गया है। मैं बिल्कुल ठीक हूं, तू मेरी फिक्र मत कर। तू बस अपने और नितेश की शादी की तैयारी कर। अगले 5 महीने में तेरी शादी है। तब आगे साक्षी ने अपने पिता को गले लगा लिया और बोली, मैं आपकी फिक्र क्यों ना करूं डैड, आप ही तो मेरी पूरी दुनिया है। दूसरी तरफ भैरव वहीं खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर वो नितेश अग्रवाल के उस खौफनाक और साइकोलॉजिकल इंतकाम की दाद दे रहा था। भैरव ने मन ही मन सोचा, तुम्हारी दुनिया बहुत जल्द उजड़ने वाली है साक्षी आहूजा। तुम्हारे डैड का नर्वस सिस्टम अंदर से सड़ना शुरू हो चुका है। अगले कुछ हफ्तों में ये अपने पैरों पर खड़े होने के लायक नहीं बचेंगे। और अमेरिका क्या, दुनिया की कोई भी डॉक्टर थैलियम के जहर को इनके खून में नहीं पकड़ पाएंगे। दिनेश आहूजा जहां तिल तिल कर मौत की तरफ बढ़ रहा था, वहीं नितेश का दूसरा कातिल बाप राकेश अग्रवाल
अपने गुरूर और ताकत के सबसे ऊंचे आसमान में उड़ रहा था और उसे इस आसमान तक पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद नितेश अग्रवाल था। अगली रात शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक खुफिया और अंधेरे गोडाउन में अंडरवर्ल्ड की एक बहुत ही बड़ी मीटिंग चल रही थी। राकेश अग्रवाल अपनी काली कुर्सी पर बैठे थे। उनके सामने इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल और हथियारों के सबसे बड़े सप्लायर्स बैठे थे। ये एक ऐसी डील थी जिसे क्रैक करने में राकेश अग्रवाल को पिछले 5 साल लग गए थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए थे। आज वो डील फाइनल होने वाली थी और क्योंकि आज राकेश के साथ उनका बेटा नितेश अग्रवाल खड़ा था। दिनेश ने अपना वही डार्क नेवी ब्लू कस्टम मेड सूट पहना। उसकी आंखों में खूनी और शातिर दरिंदगी साफ झलक रही थी। तभी कार्टेल के लीडर ने अपनी भारी आवाज में कहा, राकेश जी, ये 500 करोड़ के हथियारों का कंसाइनमेंट है। हम आपको ये माल सिर्फ तभी देंगे जब आप हमें कस्टम और पोर्ट की सारी गारंटी देंगे। उसकी ये बात सुनकर राकेश अग्रवाल थोड़ा हिचकिचाए। उन्होंने हिचकिचा कर कहा, देखिए, पोर्ट की सिक्योरिटी बहुत टाइट है, हमें कुछ दिन का वक्त। लेकिन राकेश अग्रवाल अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले ही नितेश ने अपनी पिस्तौल निकाली और बिना एक सेकंड सोचे उस कार्टेल लीडर के ठीक बगल में खड़े उसके सबसे खास बॉडीगार्ड के सिर में गोली मार दी। गोली की आवाज से गोडाउन दहल गया। बॉडीगार्ड का भेजा उड़ गया था। वो जमीन पर गिर पड़ा। कार्टेल का लीडर और उसके आदमी अपनी बंदूकें निकालने ही वाले थे। नितेश ने अपनी पिस्तौल की नली सीधे उस लीडर के माथे पर सटा दी। नितेश की आंखों में एक ऐसा साइकोपैथ और मौत का सन्नाटा था जिसे देखकर वो इंटरनेशनल डॉन के भी पसीने छूट चुके थे। नितेश ने एक एक लफ्ज चबाकर बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, वक्त मांगने की आदत मेरे डैड को होगी, मुझे नहीं। यहां नितेश अग्रवाल खड़ा है। पोर्ट की सिक्योरिटी क्या, मैं इस शहर की पुलिस को भी अपने जूतों के नीचे रखता हूं। कल रात तक मॉल मेरे गोडाउन में होना चाहिए। जो कीमत मैंने तय की है तुम उसी कीमत पर यह माल मुझे दोगे। अगर जुबान लड़ाई तो गोली तुम्हारे सीधे सिर के आर पार होगी। तभी कार्टेल लीडर ने अपनी जान के खौफ में तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। यह खौफनाक नजारा देखकर राकेश अग्रवाल का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्हें लगा कि उनका बेटा सच में उनके अंडरवर्ल्ड एम्पायर का सबसे बड़ा राजा बन चुका है। डील फाइनल हुई और वो लोग वापस अपने अग्रवाल पैलेस लौट आए। इसके बाद महल के स्टडी रूम में पहुंचते ही राकेश अग्रवाल ने खुशी से नितेश को गले लगा लिया। राकेश ने अपनी स्कॉच का गिलास उठाकर कहा, मान गए मेरे शेर, आज तूने साबित कर दिया कि तू मेरा असली खून है। पिछले 1 महीने में तूने मेरे बिजनेस को 2 गुना कर दिया। तूने मेरे सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि नितेश अग्रवाल के बाप होने का रुतबा क्या होता है। तभी नितेश ने बहुत ही मासूमियत और चालाकी से मुस्कुरा कर कहा, डैड, मैंने तो आपसे वादा किया था, अब मैं पूरी तरह से आपके साथ हूं। लेकिन डैड, ये कहते हुए नितेश ने अपनी आंखों में बहुत ही सच्चे और परेशान बेटे के भाव लाकर कहा, मुझे एक चीज की फिक्र रहती है डैड। आपका इतना बड़ा एम्पायर है, करोड़ों का कैश है, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स हैं और आप उन सब का हिसाब किताब खुद अकेले संभालते हैं। भगवान ना करे कि अगर कभी कभी आप किसी मुश्किल में फंस गए या पुलिस की रेड पड़ गई तो इस पूरे एम्पायर को कौन संभालेगा। मुझे तो आपके इन सीक्रेट लॉकर कोड्स और बैंक अकाउंट्स के पासवर्ड तक नहीं पता। राकेश अग्रवाल, जो अब अपने बेटे पर
पूरी तरह से अंधा भरोसा कर चुकी थी। उन्होंने हंसकर अपना गिलास मेज पर रखा। राकेश अग्रवाल अपनी कुर्सी से उठे। उन्होंने कमरे में एक बड़ी सी पेंटिंग को साइड में खिसका कर कहा, अरे तू उसकी फिक्र क्यों करता है मेरे बेटे? जब तू मेरे साथ है तो मुझे किस बात का डर है? और पीछे एक बहुत ही हाई डिजिटल सेफ है। राकेश अग्रवाल ने अपने फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन से सेफ हाउस को खोला। उस तिजोरी के अंदर एक लाल रंग की बहुत पुरानी और मोटी लेदर की डायरी रखी थी। साथ ही उसमें कुछ पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क भी थी। राकेश अग्रवाल ने वो लाल डायरी निकाली, उसे बहुत ही प्यार से नितेश के हाथों में थमा दिया। राकेश अग्रवाल ने बहुत ही भावुक होकर कहा, ये ले मेरे बेटे, इस लाल डायरी में मेरे पिछले 25 सालों के अंडरवर्ल्ड एम्पायर का एक एक राज दफन है। मेरे स्विस बैंक अकाउंट, सब कुछ इसके अंदर दर्ज है। मेरे करोड़ों रुपए का लेन देन, मेरे सब कुछ हिसाब किताब यहां मैंने संजो कर रखा हुआ है। बेनामी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, कोड उन पुलिस वालों और नेताओं की लिस्ट जिन्हें मैं करोड़ों रुपए की रिश्वत देता हूं, मेरे इंटरनेशनल ड्रग सप्लायर्स के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, ये डायरी ही राकेश अग्रवाल का वजूद है। तभी राकेश ने नितेश का कंधा थपथपा कर कहा, आज से ये एम्पायर, ये तिजोरी, ये डायरी, ये सब तेरी है। तू ही इसका इकलौता वारिस है। अब मैं चैन से अपनी जिंदगी जी सकता हूँ, क्योंकि मेरा साम्राज्य मेरे सबसे वफादार खूंखार बेटे के हाथों में है। आगे से नितेश ने उस लाल डायरी को अपने हाथ में पकड़ा। उसका दिल अंदर ही अंदर एक बहुत ही भयानक और शैतानी हंसी हंस रहा था। वफादार बेटा, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो राकेश अग्रवाल? नितेश ने मन ही मन सोचा। उसने अपनी आंखों में एक बहुत ही झूठे और सच्चे आंसू लाकर कहा, डैड, आपने मुझ पर इतना बड़ा भरोसा किया। मैं कसम खाता हूं, मैं आपके इस डायरी और आपके इस एम्पायर को हमेशा हिफाजत से रखूंगा। मैं कभी आपको निराश नहीं करूंगा। तभी राकेश ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता है मेरे बच्चे। आगे से नितेश ने उस डायरी को अपनी जेब में रखा। उसके बाद जैसे ही नितेश अग्रवाल पैलेस से बाहर निकला, अपने स्पोर्ट्स कार में बैठा, उसके चेहरे से वो आज्ञाकारी बेटे का नकाब पूरी तरह से फट गया। उसकी आंखों में एक ऐसी खौफनाक और बर्फीली दरिंदगी आ गई जो किसी भी दुनिया को तबाह कर सकती थी। उसने जेब से वो लाल डायरी निकाली, उसे अपनी उंगलियों से सहलाया। नितेश ने अपने दांत पीसकर एक खौफनाक अट्टहास करके कहा, चेकमेट राकेश अग्रवाल, तूने अपने ही हाथों से अपनी मौत का परवाना मेरे हाथों में सौंप दिया। तूने मुझे अपना वारिस समझकर अपना दिल निकाल कर दे दिया है, लेकिन तुझे ये नहीं पता कि इस लाल डायरी में तेरा सिर्फ वजूद मौजूद नहीं है, बल्कि तेरी तबाही के वो सारे बारूद भी छुपे हैं जो मैं बहुत जल्द पूरे शहर के सामने ब्लास्ट करने वाला हूँ। जिस दौलत और ताकत के नशे में तूने मेरी माँ का खून किया था, वो दौलत और ताकत मैं आज तुझसे छीन चुका हूँ। अब बस कुछ दिन और हैं और तू सड़कों पर भीख मांगेगा। नितेश ने वो डायरी अपनी गाड़ी के सीक्रेट कंपार्टमेंट में रखी और गाड़ी का गियर बदला। गाड़ी हवा की स्पीड से अपनी सेफ हाउस की तरफ दौड़ा दी। वहां जाकर उसने अपना वो करोड़ों का सूट उतारना था। वापस सिद्धू बनकर अपनी अनिका के पास मेहता हाउस जाना था। रात के 3 बज चुके थे। नितेश बहुत ही खामोशी से मेहता हाउस के अपने कमरे की खिड़की के अंदर दाखिल हुआ। उसने अपने कपड़े पहले ही बदल लिए थे। वो दबे कदमों से चारपाई के पास आया। कमरे में मध्यम सी रोशनी जल रही थी। अनिका अभी भी जाग रही थी। उसको देखकर नितेश का दिल एक पल के लिए धक से रह गया। उसने मन ही मन सोचा, क्या अनिका ने मुझे खिड़की से आते देख लिया? लेकिन अनिका खिड़की की तरफ नहीं देख रही थी। वो बिस्तर पर बैठी हुई थी।
उसके चेहरे पर फिक्र की लकीरें थी और वो अपने फोन में बार बार नंबर डायल कर रही थी। तभी नितेश ने तुरंत अपने चेहरे पर एक बहुत ही थका हुआ और मासूम भाव लाया। उसने बहुत ही नर्म आवाज में पूछा, अनिका, तुम सोई नहीं अभी तक? आगे से अनिका ने जैसे ही नितेश की आवाज सुनी, उसने फोन बिस्तर पर फेंक दिया और दौड़कर आकर नितेश के गले लग गई। अनिका की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने भावुक होकर कहा, सिद्धू, तुम आ गए? तुम कहाँ थे इतनी रात तक? तुमने कहा था कि तुम अपनी पुरानी नौकरी का कुछ हिसाब करने जा रहे हो, लेकिन रात के 3 बज गए हैं। मैंने तुम्हें 100 बार फोन किया लेकिन तुम्हारा नंबर बंद आ रहा है। मेरी तो जान निकल गई थी सिद्धू। मुझे लगा कि मुझे लगा कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया है। अनिका की ये फिक्र, ये तड़प और ये बेइंतहा मोहब्बत नितेश के सीने में किसी खंजर की तरह चुभ रही थी। जिस लड़की के पिता को वो बर्बाद करने की साजिश रच रहा था, वो लड़की आज उसके लिए रात भर जाग कर रो रही थी। नितेश ने बहुत ही प्यार से अनिका का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके आंसू पोंछे। उसने अपनी सबसे मीठी और झूठी कहानी सुनाकर कहा, मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो असल में मेरा जो पुराना सेठ था ना, उसने मुझे मेरे हिसाब के पैसे देने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैं जब तक उसके गोदाम का सारा पुराना माल दूसरे गोदाम में शिफ्ट नहीं कर देता, वो मुझे मेरी पगार के पैसे नहीं देगा। मुझे तुम्हारी और अपनी इस नई जिंदगी के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी अनिका, इसलिए मैं रात भर उस गोदाम में माल ढोता रहा। मेरा फोन कहीं उसी माल के बीच में गिर गया था। मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे माफ कर दो अनिका, मैंने तुम्हें रुला दिया। नितेश ने अपनी आंखों में भी सच्चे आंसू भर लिए। उसने अपनी शर्ट को थोड़ा सा गंदा कर रखा था ताकि उसकी मजदूरी वाली कहानी बिल्कुल सच लगे। अनिका ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने नितेश को बहुत ही जोर से अपने सीने से लगा लिया। अनिका ने रोकर नितेश की पीठ को सहलाकर कहा, तुम सच में बहुत पागल हो सिद्धू। तुम्हें उस जालिम सेठ के गोदाम में मजदूरी करने की क्या जरूरत थी? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे कोई पैसा, कोई महंगी चीज नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो। बाबा कह रहे थे कि वो तुम्हें एक अच्छी सी सरकारी नौकरी दिला देंगे। फिर तुम सब ये क्यों कर रहे हो सिद्धू? उसकी ये बात सुनकर आगे से नितेश ने अनिका के बालों को चूमकर बहुत ही भावुक आवाज में कहा, अनिका, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बाबा मुझे कोई नौकरी खैरात में दे। मैं अपने बलबूते पर तुम्हारे लिए एक छोटा सा लेकिन अपना घर बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा इस गेस्ट रूम में नहीं रख सकता। मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं अनिका। उसकी यह बात सुनकर अनिका का दिल प्यार और इज्जत से पूरी तरह भर गया। उसने नितेश का हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर पर बैठाया। उसने बहुत ही कोमलता से नितेश के सिर की मालिश करना शुरू करके कहा, मुझे कोई बड़ा घर नहीं चाहिए सिद्धू। तुम जहां रहोगे मेरा स्वर्ग वही है। तुम बहुत थक गए हो, सो जाओ। कल मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगी। नितेश अनिका की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। अनिका की उंगलियां का वो नर्म और जादुई स्पर्श नितेश के दिमाग के सारे तनाव को पल भर में खत्म कर रहा था। नितेश ने आंखें बंद किए हुए बहुत ही धीमी आवाज में कहा, अनिका, क्या क्या तुम मुझे से हमेशा के लिए प्यार करोगी? अगर कल को तुम्हें पता चले कि मेरे अंदर कुछ बुराइयां हैं या मैंने तुमसे कुछ छुपाया है, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? नितेश के अंदर वो इंसान जो अपनी मोहब्बत हारने से डरता था, आज उसने एक बहुत ही नाजुक सा सवाल पूछ लिया था। तभी अनिका ने नितेश के माथे को चूमा, बहुत ही सच्चे और पक्के लहजे में कहा,
सिद्धू, प्यार में कोई शर्त नहीं होती। मैं जानती हूं कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे और सच्चे इंसान हो, लेकिन अगर कभी कोई गलती भी हो गई या कोई ऐसा सच भी हुआ जो तुमने मुझसे छुपाया हो, तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मेरा प्यार तुम्हारे सच या झूठ पर नहीं, तुम्हारी नीयत पर टिका है। मैं तुम्हारी आखिरी सांस तक साथ हूं। अनिका के ये शब्द सुनकर नितेश के दिल में एक बहुत ही अजीब सी तड़प उठ गई। उसने मन ही मन में सोचा, अगर इसे पता चल गया कि मैं नितेश अग्रवाल हूं, कि मैं इसके बाप को बर्बाद करने वाला हूं, तो क्या ये तब भी यही कहेगी? नितेश के अंदर ही अंदर उसने अपने आप से सवाल किया, लेकिन उसने इस सवाल को बहुत ही बेरहमी से अपने दिमाग से निकाल दिया। नितेश ने खुद से वादा करके कहा, मैं कभी तुम्हें अपना सच जानने ही नहीं दूंगा निका। तुम हमेशा मेरी इसी सिद्धू की दुनिया में खुश रहोगे। और वो अनिका की गोद में सुकून से सो गया। अगले दिन सुबह नितेश अपनी उसी पुरानी शर्ट और फीकी पैंट में दीनानाथ मेहता के साथ उसकी सरकारी गाड़ी में बैठकर गवर्नर ऑफिस पहुंचा। ऑफिस का काम हमेशा की तरह चल रहा था। नितेश अपनी कुर्सी पर बैठा फाइलों के पन्ने पलट रहा था। चंदन बगल में बैठकर पान चबाते हुए बकवास कर रहा था। चंदन ने उसको मक्खन लगाकर कहा, अरे सिद्धू भाई, तुम तो अब दामाद बन गए हो साहब के। अब तुम्हें ये फाइलें रगड़ने की क्या जरूरत, मजे करो घर बैठकर। उसकी यह बात सुनकर नितेश ने मुस्कुराकर कहा, चंदन भाई, इंसान को अपनी औकात और अपना काम कभी नहीं भूलना चाहिए। इसके बाद दोपहर के करीब 1 बज रहे थे। ऑफिस का माहौल बहुत ही शांत था। तभी ऑफिस के मेन कांच के दरवाजे से एक लड़की बहुत ही स्टाइल, गुरूर और तेज कदमों के साथ अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में एक बहुत ही महंगा डिजाइनर बैग था। आंखों पर प्रड़ा का चश्मा और उसने एक बहुत ही महंगी वाइन रेड कलर की ड्रेस पहनी थी। उसके साथ 2 बाउंसर भी थे। वो कोई लड़की और नहीं बल्कि दिनेश आहूजा की बेटी और नितेश अग्रवाल की होने वाली पत्नी साक्षी आहूजा थी। साक्षी अपने पिता के एक बहुत ही अहम सरकारी प्रोजेक्ट की फाइल गवर्नर साहब से साइन करवाने के लिए खुद आई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो एक वीआईपी है, उसका काम जल्दी हो जाएगा। साक्षी अपने बाउंसरों के साथ रिसेप्शन की ओर बढ़ ही रही थी। उसके हाई हील्स की खटखट आवाज से पूरा ऑफिस उसे देख रहा था। वहीं नितेश अपनी कुर्सी पर बैठा फाइल पढ़ रहा था। जैसे ही उसके कानों में आवाज पड़ी, उसने शीशे के पार देखा। नितेश का खून एक पल में जम गया। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसकी सांसें उसके गले में अटक गई। नितेश का दिमाग खतरे के सायरन से गूंज उठा। उसने मन ही मन में कहा, साक्षी यहाँ ऑफिस में? अगर साक्षी को यहाँ नितेश को इस सिद्धू वाले भेष में देख लिया, तो पूरे ऑफिस के सामने चिल्ला चिल्ला कर उसे नीट या नितेश अग्रवाल कहकर बुलाएगी। दीनानाथ मेहता अपने कैबिन में बैठे थे। अगर दीनानाथ जी बाहर आ गए, उन्होंने साक्षी को नितेश के गले लगते हुए देख लिया, या अगर साक्षी ने कह दिया कि ये तो उसके होने वाला पति दिनेश आहूजा का दिमाग नितेश अग्रवाल है, तो नितेश का सारा खेल, सिद्धू वाला नकाब, उसकी शादी, उसका इंतकाम, सब कुछ एक ही सेकंड में बम की तरह फट जाएगा। नितेश को पसीना आ गया। वो अपनी कुर्सी से एक झटके में नीचे खिसक गया। उसने अपने चेहरे को फाइल में पूरी तरह छुपा लिया। मेज के नीचे छुपने की कोशिश करने लगा। उसको ऐसा करते देखकर चंदन ने हैरानी से पूछा, अरे सिद्धू भाई, क्या हुआ? पेन गिर गया क्या नीचे? तभी नितेश ने फुसफुसाकर अपने दांत पीस कर कहा, चुप रह चंदन, आवाज मत कर। तभी दूसरी तरफ साक्षी ने रिसेप्शन पर जाकर बहुत ही नखरे से कहा, एक्सक्यूज मी, मुझे गवर्नर दीनानाथ मेहता से मिलना है। डैड की कुछ अर्जेंट फाइल्स हैं जो साइन करवानी है। आई एम साक्षी आहूजा। आगे से रिसेप्शनिस्ट ने बहुत ही इज्जत से कहा, मैम, साहब अभी एक मीटिंग में है, आप प्लीज यहाँ वेटिंग एरिया में बैठ जाइए, मैं 5 मिनट में साहब को इन्फॉर्म करती हूँ। उसकी यह बात सुनकर साक्षी ने चिढ़कर कहा, व्हाट,
मैं वेट करूं? यू नो हु आई एम? लेकिन वो फिर हार मानकर ऑफिस के वेटिंग एरिया में आकर बैठ गई। वेटिंग एरिया नितेश के डेस्क से महज 15 कदम की दूरी पर था। नितेश मेज के नीचे छुपा हुआ था। उसका दिल हथौड़े की तरह धड़क रहा था। वंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह आज एक मामूली सी लड़की के डर से अपने ही डेस्क के नीचे छुपने पर मजबूर हो गया। उसने धीरे से फुसफुसा कर कहा, हे भगवान, अगर ये दीनानाथ मेहता के कैबिन से बाहर में गई तो मुझे फाइलें अंदर लेकर जानी पड़ेंगी। मैं क्या करूं? नितेश का दिमाग पागलों की तरह कोई रास्ता ढूंढ रहा था। तभी दीनानाथ मेहता की आवाज उनके कैबिन के इंटरकॉम पर आई। यह आवाज सीधे नितेश के डेस्क के स्पीकर पर गूंजी। सिद्धार्थ, वो आहूजा ग्रुप वाली जो फाइलें तुमने तैयार की थी वो लेकर जल्दी अंदर आओ। दीनानाथ की आवाज पूरे ऑफिस में गूंज गई, जिसको सुनते ही नितेश का चेहरा सफेद पड़ गया। अगर वो फाइलें लेकर बाहर निकला तो साक्षी उसे देख लेगी। अगर वो नहीं गया तो दीनानाथ जी खुद बाहर आ जाएंगे। ये एक करो या मरो वाली स्थिति थी। तभी नितेश ने एक बहुत ही खौफनाक और मास्टरमाइंड चाल चली। उसने तुरंत मेज के नीचे से अपनी जेब से एक ब्लेड निकाला और बिना सोचे ब्लेड अपनी बाईं कलाई पर बहुत ही सफाई से लेकिन गहराई से चला दिया। नितेश का ताजा खून फवारे की तरह बाहर निकलने लगा। खून की बूंदें मेज के नीचे फर्श पर टपकने लगी। दर्द भयानक था, लेकिन नितेश के चेहरे पर एक शैतानी और विजयी मुस्कान थी। उसने अपना वो सिद्धू वाला नकाब बचाने के लिए खुद को घायल कर लिया। नितेश ने अपना दूसरा हाथ कटे घाव पर रखा और बहुत ही जोर से एक आम इंसान की तरह दर्दनाक चीख मारी, बचाओ! नितेश की एक खौफनाक चीख सुनकर पूरा ऑफिस अपनी जगह से उछल पड़ा। चंदन जो बगल में बैठा था वो घबरा कर नीचे झुका। चंदन पागलों की तरह चिल्लाने लगा। उसने चिल्ला कर कहा, सिद्धू भाई, क्या हुआ? अरे बाप रे, खून खून निकल रहा है, सिद्धू भाई का खून निकल रहा है दोस्तों। इसी के साथ पूरे ऑफिस में हड़कंप मच गया। सारे एम्प्लॉय भागकर नितेश के डेस्क की तरफ आ गई। साक्षी भी अपनी जगह से खड़ी हो गई, लेकिन वो वीआईपी होने के नाते भीड़ के पास नहीं गई। बस दूर से देखने लगी कि क्या तमाशा हो रहा है। दीनानाथ मेहता अपने कैबिन से बदहवास बाहर निकले। उन्होंने घबरा कर पूछा, सिद्धार्थ, क्या हुआ मेरे बेटे? दीनानाथ जी ने भीड़ से हटाकर नितेश को देखा। जमीन पर गिरा हुआ था, उसकी कलाई से खून बह रहा था। तभी नितेश ने बहुत ही दर्द भरी रोती हुई आवाज में कहा, सर, वो मैं स्टेपलर की पिन निकाल रहा था, पता नहीं वो कटर कैसे फिसल गया, मेरी नस कट गई, मुझे चक्कर आ रहे हैं सर, खून बह रहा है। नितेश ने अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करने की बेहतरीन एक्टिंग की, जैसे वो बेहोश हो रहा हो। तभी दीनानाथ जी ने पागलों की तरह चिल्ला कर कहा, अरे जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। चंदन, इसे उठाओ, इसे अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल लेकर जाता हूं। उसका यह ऑर्डर सुनते ही चंदन और दो क्लर्क ने मिलकर नितेश को उठाया। नितेश ने जानबूझकर अपना सिर नीचे की तरफ झुका लिया और अपने चेहरे को रुमाल से ढक लिया ताकि साक्षी उसका चेहरा न देख पाए। तभी दीनानाथ जी ने साक्षी की तरफ देखा और जल्दबाजी में कहा, साक्षी जी, माफ कीजिएगा, मेरे ऑफिस में बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई, मेरे एम्प्लॉय को चोट आई है, मैं आपकी फाइलें आज साइन नहीं कर पाऊंगा, कल आ जाइएगा, मुझे अभी अस्पताल जाना होगा। तभी साक्षी, जो खून देखकर वैसे ही घबरा गई थी, उसने अपना मुंह बनाकर कहा, इट्स ओके अंकल, आप जाइए, मैं डैड को बोल दूंगी। ये कहते हुए साक्षी अपने बाउंसरों के साथ ऑफिस से बाहर निकल गई। वहीं नितेश, जिसे दीनानाथ जी और चंदन गाड़ी की तरफ लेकर जा रहे थे, उसने अपने रुमाल से नीचे से साक्षी को बाहर जाते हुए देख लिया। देखकर नितेश ने बहुत ही गहरी राहत भरी सांस छोड़ी। उसने मन ही मन सोचा, चेकमेट, साक्षी आहूजा चेकमेट। तूने नितेश अग्रवाल को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन तू जानती नहीं है, इस खेल का स्क्रिप्ट राइटर सिर्फ मैं हूं। मैंने अपना थोड़ा सा खून बहाकर आज अपनी पूरी सल्तनत, अपनी अनिका को बचा लिया। हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर ने नितेश की कलाई पर टांके लगाई। दीनानाथ जी बहुत ही फिक्रमंद थे।
उन्होंने अनिका को फोन करके बुला लिया। अनिका हॉस्पिटल पहुंचते ही रोते हुए नितेश के गले लग गई। अनिका ने सिसक कर कहा, सिद्धू, तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखते? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? उसकी यह बात सुनकर आगे से नितेश ने अनिका के आंसू पोंछे और बहुत ही प्यार से मुस्कुरा कर कहा, जब तक तुम्हारी दुआएं मेरे साथ है अनिका, मौत भी मुझे छूकर वापस लौट जाएगी। ये तो बस एक छोटा सा कट है। तभी दीनानाथ जी ने राहत की सांस लेकर कहा, सिद्धार्थ, तुम आज से 3 दिन की छुट्टी पर हो। तुम घर पर आराम करोगे, मैं कोई बहस नहीं सुनूंगा। उसकी ये बात सुनकर नितेश ने बहुत ही आज्ञाकारी दिमाग की तरह सिर झुकाकर कहा, जी बाबा, जैसा आप कहें। उस रात मेहता हाउस में अनिका ने नितेश का बहुत ख्याल रखा। उसने नितेश को अपने हाथों से खाना खिलाया। उसे सुलाने के लिए उसकी सिरहाने बैठी रही। नितेश लेटा हुआ था। उसकी कलाई में दर्द था, लेकिन उसका दिमाग अपने उस अगले और सबसे भयानक कदम की तरफ दौड़ रहा था, जो अब इस कहानी को ऐसे खूनी अंजाम की तरफ लेकर जाने वाला था जहां से वापस कोई नहीं लौट सकता था। नितेश ने अंधेरे में छत को घूर कर मन ही मन खुद से कहा, दिनेश आहूजा का जहर अपना काम कर रहा है। राकेश अग्रवाल की डायरी मेरी मुट्ठी में है। दीनानाथ मेहता मेरी हर कहानी पर यकीन कर रहा है। अब वक्त आ गया है उस धमाके का जो इन तीनों की दुनिया को एक साथ तबाह करेगा। एक ऐसा ब्लास्ट जो इस शहर की जमीन को हिलाकर रख देगा। नितेश अग्रवाल का इंतकाम अब अपनी असली शक्ल लेने वाला है। नितेश ने अपनी आंखें बंद कर ली। बाहर आसमान में काले बादल छाने लगे। मौसम में एक अजीब सी घुटन और तूफान की आहट थी। यह तूफान सिर्फ मौसम का ही नहीं था, ये वो तूफान था जो बहुत जल्द अग्रवाल पैलेस, आहूजा मैंशन और मेहता हाउस तीनों को एक साथ अपनी लपेट में लेकर राख करने वाला था। इस प्यार, फरेब और इंतकाम की आग में अब कौन बचेगा और कौन जलेगा, ये फैसला अब सिर्फ नितेश अग्रवाल के हाथ में था। मनाली की उन सर्द और धुंध भरी वादियों में एक अजीब सी खामोशी छाने लगी। अग्रवाल पैलेस में राकेश अग्रवाल अपने गुरूर के सबसे ऊंचे शिखर पर बैठकर उस लाल डायरी के बिना पूरी तरह निहत्था हो चुका था, जिसे नितेश ने बहुत ही चालाकी से अपने कब्जे में कर लिया। दूसरी तरफ आहूजा मेंशन में दिनेश आहूजा की जिंदगी थैलियम नाम के धीमे और खौफनाक जहर में तिल तिल कर गलने लगी थी। नितेश अग्रवाल का बिछाया हुआ मौत का दृश्य जाल बहुत ही खामोशी से अपना काम कर रहा था, लेकिन तकदीर को शायद कुछ और मंजूर था। मोर इंतकाम की इस खूनी शतरंज के बीच कुदरत का एक ऐसा खूबसूरत और नाजुक सा फूल खिलाने वाली थी जो इस खूंखार अंडरवर्ल्ड डॉन की पूरी दुनिया को झकझोर कर रख देने वाला था। मेहता हाउस में नितेश को अपनी कलाई की उस चोट के कारण ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टियां मिल गई। दिन भर घर रहता और अनिका उसका एक छोटे बच्चे की तरह ख्याल रखती। नितेश के लिए दोहरी जिंदगी अब एक आदत बन चुकी थी। बाहर की दुनिया के लिए वो यमराज था, और लेकिन अनिका के लिए उसका लाडला सिद्धू था। एक सुबह मनाली में बीती रात में एक तेज बारिश हो रही थी। मौसम में एक बहुत ही सुहावनी ठंडक थी। नितेश और अनिका अपने उसी कमरे में सो रहे थे। खिड़की के कांच पर गिरती बारिश की बूंदों की टप टप आवाज कमरे के सन्नाटे को एक रूमानी संगीत में बदल रही थी। तभी अचानक अनिका की नींद बहुत ही झटके से खुली। उसके चेहरे पर पसीना था और उसे बड़ा तेज घबराहट महसूस हो रही थी। उसका जी मचल रहा था। सीने में एक अजीब सी घुटन हो रही थी। अनिका ने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रखा और बिना नितेश को जगाए भागती हुई बाथरूम की तरफ चली गई। वोमिट। अनिका बाथरूम से सिंक पर झुककर बहुत ही बुरी तरह से उल्टियां करने लगी। उसकी आवाज सुनकर नितेश, जिसकी नींद हमेशा से बड़ी कच्ची थी, तुरंत अपनी चारपाई से उछल पड़ा। उसने घबराते हुए जोर से पूछा, अनिका, क्या हुआ अनिका? नितेश घबराता हुआ बाथरूम की तरफ भागा। उसने देखा कि अनिका सिंक को पकड़े हुए हाँफ रही है।
उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था और वो बहुत कमजोर लग रही थी। नितेश के अंदर का वो आशिक एकदम से तड़प उठा। उसने आगे बढ़कर अनिका के बालों को पीछे से पकड़ा और उसके माथे को बहुत ही प्यार से सहलाने लगा। नितेश ने बहुत ही फिक्र और डर भरी आवाज में पूछा, मेरी जान, क्या हुआ है तुम्हें? तबीयत कैसे खराब हो गई अचानक? उसने तुरंत तौलिया लिया और अनिका का मुंह पोंछ दिया। अनिका ने नितेश के सीने पर अपना सिर टिका दिया और बड़ा कमजोर महसूस कर रही थी। उसने गहरी सांस लेकर कहा, पता नहीं सिद्धू, कल रात से अजीब सा लग रहा है। बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं और खाने का मन नहीं कर रहा। बस ऐसा लग रहा है जैसे जान निकल रही हो। नितेश ने अनिका को अपनी बाहों में उठाया और उसे लाकर बिस्तर पर लेटा दिया। उसने जल्दी से पानी का गिलास उसे देकर कहा, तुम यहीं लेटो अनिका, मैं बाबा को जगाता हूँ। हम अभी के अभी हॉस्पिटल चलेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नितेश हड़बड़ाहट में कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ा, लेकिन अनिका ने तुरंत नितेश का हाथ पकड़कर कहा, रुको सिद्धू। अनिका की आवाज में एक अजीब सी कशमकश थी, एक ऐसी चमक थी जिसे नितेश समझ ही नहीं पा रहा था। नितेश ने कंफ्यूज होकर कहा, क्या हुआ अनिका? तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना जरूरी है। तुम्हारा चेहरा सफेद पड़ गया है। तभी अनिका के गालों पर एक अचानक प्यारी और शर्मीली लाली छा गई। उसने अपनी नजरें झुका ली और नितेश का हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर बहुत ही धीमी आवाज में कहा, सिद्धू, मुझे नहीं लगता कि हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। मुझे मुझे शक हो रहा है। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ऐसी ही है। कल मैंने मेडिकल स्टोर से एक प्रेगनेंसी किट मंगवाई थी। प्रेगनेंसी किट, ये दो शब्द सुनते ही नितेश अग्रवाल के दिमाग में जैसे लाखों बिजलियां एक साथ कौंध गई। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसका पूरा शरीर एक ही पल में सुन पड़ गया। वो इंसान जो किसी भी जान लेने से पहले एक बार नहीं सोचता था, आज एक नई जिंदगी की आहट सुनकर पूरी तरह से बुत बन गया था। उसने हैरान और कंफ्यूज होकर कहा, क्या क्या मतलब अनिका? लेकिन ये कहते हुए नितेश की आवाज उसके गले में अटक गई। उसकी यह बात सुनकर अनिका मुस्कुराई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने तकिए के नीचे से वो छोटी किट निकाली, उसे लेकर वापस बाथरूम में चली गई। अनिका ने दरवाजा बंद करके कहा, तुम यहीं रुको सिद्धू, बस 5 मिनट। और वो 5 मिनट नितेश अग्रवाल की जिंदगी के सबसे लंबे, सबसे भारी और सबसे ज्यादा धड़कने बढ़ा देने वाले थे। कमरे में नितेश अकेला था। उसका दिमाग किसी तूफान की तरह दौड़ रहा था। उसने मन ही मन में सोचा, क्या अनिका सच में, क्या मैं बाप बनने वाला हूँ? मेरे मेरे खून का एक हिस्सा नितेश अग्रवाल का वारिस? नहीं नहीं, मैं एक अंडरवर्ल्ड डॉन हूँ। मैं एक शैतान हूँ। मैं एक पिता कैसे बन सकता हूँ? मेरी जिंदगी तो सिर्फ खून खराबे और नफरत से भरी है। मैं किसी को जिंदगी कैसे दे सकता हूँ? नितेश के अंदर एक बहुत ही भयानक और गहरा द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ वो नितेश अग्रवाल था जो अपने दुश्मनों को सड़ा सड़ा कर मार रहा था, और दूसरी तरफ वो सिद्धू था जो अपनी पत्नी के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका था। क्लिक। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। अनिका बाहर आई। उसके हाथों में वो सफेद रंग की किट थी। उसकी आंखों में आंसू बार बार झर रहे थे, लेकिन होठों पर दुनिया की सबसे खूबसूरत, पवित्र और सबसे मुकम्मल मुस्कान थी। वो धीरे धीरे चलते हुए नितेश के पास आई। उसने वो किट नितेश के हाथों में थमा दी। नितेश ने अपनी आंखें सिकोड़ कर किट को देखा और बहुत ही साफ और स्पष्ट दो गुलाबी लकीरें बनी हुई थी। अनिका की आवाज खुशी से रुंध गई। उसने अपने दोनों हाथ नितेश के गले में डाल दिए। फूट फूट कर रोते हुए बोली, सिद्धू, हम माँ बाप बनने वाले हैं सिद्धू। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हमारे प्यार की निशानी इस दुनिया में आने वाली है सिद्धू। वो दो गुलाबी लकीरें देखते ही नितेश अग्रवाल के हाथों से वो किट छूटकर जमीन पर गिर गई। उस खूंखार और बेरहम डॉन का वजूद, उसका वो सारा गुरूर, उसका वो सारा खौफ, आज उस एक पल में उस खबर के सामने मोम की तरह पिघल कर बह गया। नितेश घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथों से
अनिका की कमर को कसकर पकड़ लिया और अपना सिर अनिका के पेट पर रख कर कहा, अनिका। नितेश के मुंह से बस यही शब्द निकला और उसके बाद वो इंसान जो अपनी माँ की मौत के बाद कभी किसी के सामने नहीं रोया था, वो आज एक छोटे बच्चे की तरह दहाड़ मार मार कर रोने लगा। ये आंसू झूठ के नहीं थे, ये सिद्धू के आंसू नहीं थे, ये उस नितेश अग्रवाल के थे जिसे आज आखिरकार इस खूनी दुनिया में एक ऐसी रोशनी मिल गई थी जिसका उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो एक पिता बनने वाला था। नितेश ने रोते हुए अनिका के पेट को चूम कर कहा, तुम तुम सच कह रही हो अनिका? मेरे मेरे बच्चे की माँ, मैं बाप बनने वाला हूँ। हे भगवान, ये तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी अनिका। मैं मैं तुम्हें कैसे शुक्रिया कहूँ। तभी अनिका भी नितेश के पास जमीन पर बैठ गई। उसने नितेश का आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा अपने हाथों में लिया, उसके माथे को चूम कर कहा, तुम पागल हो सिद्धू, इसमें शुक्रिया कैसा? ये तो हमारे प्यार का फल है। मुझे पता है कि हमारे पास बहुत पैसे नहीं हैं, हमारे पास बड़ा घर नहीं है, लेकिन हम अपने बच्चे को इस दुनिया का सबसे सच्चा, सबसे ईमानदार और सबसे ज्यादा प्यार करने वाला इंसान बनाएंगे। बिल्कुल तुम्हारे जैसा सिद्धू, बिल्कुल तुम्हारे जैसा सिद्धू। अनिका के इन लफ्जों ने नितेश के दिल में किसी बहुत ही गहरे खंजर की तरह वार किया। नितेश ने अनिका को अपने सीने से लगा लिया। उसका दिल अंदर ही अंदर चीख रहा था। उसने मन ही मन में कहा, नहीं अनिका, मेरा बच्चा मेरे जैसा कभी नहीं बनेगा। मैं एक कातिल हूं, मैं एक शैतान हूं। मैं अपने बच्चे पर इस नितेश अग्रवाल की परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा। वो सिर्फ तुम्हारा बच्चा होगा अनिका। वो सिर्फ अच्छाई और सच्चाई की दुनिया में पलेगा। मैं उसे इस अंडरवर्ल्ड की हवा भी नहीं लगने दूंगा। कुछ ही देर में खुशखबरी पूरे मेहता हाउस में आग की तरह फैल गई। दीनानाथ मेहता और सरिता जी खुशी से झूम उठे। सरिता जी ने अनिका की नजर उतारी और उसे गले लगा लिया। दीनानाथ मेहता ने अपनी कड़क आवाज में बहुत ही खुशी से चिल्लाकर कहा, अरे आज तो इस घर में जश्न मनेगा। मेरा सिद्धू, मेरी अनिका और मेरी नाना नानी बनने वाले हैं। रिया, जल्दी से पूरे मोहल्ले में और ऑफिस में मिठाई बंटवा दे। आज दीनानाथ मेहता बड़े खुश हैं। दीनानाथ जी ने आगे बढ़कर नितेश के कंधे पर हाथ रखा और उसे गले लगा लिया। उन्होंने खुश होकर कहा, तुमने आज मुझे वो खुशी दी है सिद्धू, जिसके लिए मैं तरस रहा था। तुम सच में मेरे लिए भगवान का रूप हो। दीनानाथ जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। आगे से नितेश ने बहुत ही शराफत और अदब से अपना सिर झुकाकर कहा, यह आप सबका आशीर्वाद है बाबा। लेकिन नितेश के अंदर एक बहुत ही अजीब सी तड़प उठ रही थी। उसे एक खुशखबरी, ये इतना बड़ा एहसास अपने सीने में दबा कर रखना बहुत ही भारी पड़ रहा था। उसे किसी से बात करनी थी, किसी ऐसे इंसान से जो उसे समझ सके। और इस पूरी दुनिया में नितेश अग्रवाल को समझने वाला सिर्फ एक ही इंसान था, जो अब इस दुनिया में नहीं था, उसकी माँ। नितेश ने बहुत ही मासूम और भावुक आवाज में कहा, बाबा, अनिका, आज मेरे लिए बहुत ही बड़ा दिन है। मैं चाहता हूं कि एक खुशखबरी सबसे पहले अपनी माँ को जाकर दूं। क्या मैं थोड़ी देर के लिए मंदिर तक हो आऊं? मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उनका सिद्धू अब पिता बनने वाला है। उसकी यह बात सुनकर आगे से अनिका ने तुरंत नितेश का हाथ पकड़ा और बहुत ही प्यार से कहा, बिल्कुल सिद्धू, माँ का सबसे पहला हक है। तुम जाओ और उनसे कहना कि वो अपना आशीर्वाद
हम तीनों पर हमेशा बनाए रखे। नितेश ने हामी भरी और घर से निकला। कुछ दूर जाकर उसने अपनी स्पोर्ट्स कार ली। शहर की उन धुंध भरी वादियों से होते हुए सीधा उस शांत खुफिया पहाड़ी की तरफ निकल पड़ा जहां से सफेद संगमरमर की वो समाधि बनी थी। लेकिन जानने की बात यह थी कि वो अपनी माँ से अब क्या बात करेगा। ये हम जानेंगे कल के एपिसोड में। दोस्तों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना।